नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर स्वागत है आपका आपके अपने चैनल साइंस ग्रुप बलवंत पे। और आज हम पढ़ने वाले हैं केंद्र और राज्य के संबंध किस प्रकार से हैं। केंद्र और राज्य के संबंध पढ़ने वाले हैं हम, ठीक है ना। सेंटर स्टेट रिलेशन के बारे में हम डिस्कस करेंगे। बहुत ही अच्छा टॉपिक है, प्यारा सा रहने वाला है। जब आप इसको अच्छे से समझोगे तो यहाँ से क्वेश्चन उठते हैं, आपको पता चल जाएगा। क्योंकि अगर आपने प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन किए हैं तो ठीक है ना, तो आपको पता चल जाएगा भी क्या संबंध है और क्या से क्या क्या क्वेश्चन पूछे जाते हैं। ठीक है, एक एक चीज़ को कवर करेंगे, टेंशन लेने का है नहीं। टेंशन हम लेंगे, आपका काम नहीं है, ठीक है। तो भाग 11, भाग 12 और भाग 13, 11, 12, 13 तीनों भाग जो हैं उनके अंदर किसका दिया गया है, केंद्र राज्य के संबंध के बारे में बताया गया है। 245 से 263 तक विधायी संबंध बताए गए हैं। 264 से लेकर 300 तक वित्तीय संबंध बताए गए हैं। 301 से 307 तक व्यापार व वाणिज्य संबंध बताए गए हैं, यानी ट्रेड जो है आपका और कॉमर्स जो है उसके बारे में डिस्कस किया गया है। ठीक है, तो ये तो हो गए नॉर्मल सी बातें। अनुच्छेद याद न रहे तो भी कोई दिक्कत नहीं है, यहाँ से ज़्यादा भाग 11, 12, 13 याद कर लेना। भाग 11, 12, 13 ये याद कर लेना बस, क्योंकि अनुच्छेद इतने इतने याद रहने 395, 95 अनुच्छेद याद रखने बहुत मुश्किल बात है भैया। ठीक है। 246 आर्टिकल 246 क्या कहता है, शक्तियों का विभाजन किया गया है, यानी 3 प्रकार की सूचियां, तो मोस्ट इंपोर्टेंट आर्टिकल बन जाता है। ठीक है, और 45 विधायी संबंध, विधायी संबंध मतलब 45 के अंदर क्या दिया गया है अभी, विधायी संबंध 245 से 263 तक दिया गया है। और 245 से 263 विधायी का मतलब कानून के हिसाब से, विधायक का मतलब है संसदीय संबंध, जो किस प्रकार से अभी एक संसद, विधानसभा, विधान लोकसभा, ठीक है, उसके बीच राज्यसभा, विधान परिषद या संसद और जो विधानमंडल है उसके बीच में किस प्रकार के संबंध है, इस प्रकार की व्याख्या करता है। ठीक है ना। केंद्र को भारत के संपूर्ण क्षेत्र पर कानून बनाने का अधिकार है, राज्य को उसके क्षेत्र पर कानून बनाने का अधिकार है। 200 आर्टिकल 245 क्या कहता है, इसका मैं विस्तृत वर्णन इस प्रकार से कर सकता हूँ भी। जो भारत 28 राज्य, 8 यूटी है हमारे देश के अंदर, उनके जो 28 स्टेट जो हैं और 8 जो यूटी है यानी केंद्र शासित प्रदेश हैं, उन सभी पर कानून बनाने का अधिकार होता है केंद्र को, यानी सेंट्रल सरकार है, हर जगह कानून बना सकती है। कंप्लीट बात हो गई। ठीक है, लेकिन राज्य, अगर राजस्थान है तो राजस्थान में ही कानून बना सकता है, हरियाणा है तो हरियाणा में ही कानून बना सकता है, यूपी है तो यूपी में कानून बना सकता है। ठीक है, यूपी राजस्थान के लिए कानून बना सकता है क्या, नहीं बना सकता है। एमपी राजस्थान के लिए कानून बना सकता है क्या, नहीं बना सकता। एमपी यूपी के लिए बना सकता है क्या, नहीं बना सकता। इसका मतलब क्या हुआ भी, राज्य अपने क्षेत्र के अंदर, यानी यूपी का जितना क्षेत्र है तो उसमें, ठीक है, पंजाब का जितना क्षेत्र है उसमें, तो वो तो अपने अपने क्षेत्र में कानून बना सकते हैं। लेकिन केंद्र को अधिकार है वो यूपी पे, पंजाब पे, एमपी पे, हरियाणा पे, राजस्थान पे, तेलंगाना पे, तमिलनाडु पे, असम, त्रिपुरा, मेघालय, ठीक है, अरुणाचल प्रदेश पे, नागालैंड पे, ठीक है, पश्चिम बंगाल पे, बिहार पे, सब पे कानून बना सकता है। कौन बना सकता है, आपका केंद्र। ठीक है, तो ये बात कही गई है 245 के अंदर। 246 के अंदर क्या कहा है, अभी शक्तियों का विभाजन किया गया है। शक्तियों का विभाजन का मतलब 246 इसलिए इंपॉर्टेंट हो जाता है क्योंकि इनमें सूची है, कौन कौन सी, संघ सूची, संवर्ती सूची और राज्य सूची, यानी 3 श्रेणियां हैं। सूची की कितनी श्रेणी है, 3 श्रेणियां यहाँ पे। यानी शक्तियों का विभाजन किस प्रकार से किया गया है, कौन सी शक्ति राज्य के पास होगी, कौन सी केंद्र के पास होगी और कौन सी दोनों के पास होगी, इस प्रकार से इसमें वर्णन किया गया शक्तियों का। ठीक है, तो इसका विभाजन, शक्तियों का बंटवारा कर दिया गया है। ठीक है, और कितनी अनुसूचियां बना दी गई, 3 अनुसूचियां बना दी। कितनी अनुसूचियां, 3 अनुसूचियां। तीनों अनुसूचियां, एक तो संघ सूची, एक राज्य सूची, एक संवर्ती सूची। ठीक है, यानी संघ सूची वो सूची जिसपे सिर्फ संघ यानी केंद्र का अधिकार है कानून बनाने का। राज्य सूची जिसमें मेजोरिटी जो राज्य के आधार पे है, ज़्यादा कानून कौन बना सकता है, एक विशेष स्थिति को छोड़ के बाकी कानून राज्य ही बना सकता है। समवर्ती सूची का मतलब है दोनों समान, ठीक है ना, समवर्ती सूची दोनों बना सकते हैं। समवर्ती सूची यानी मिक्स है दोनों की भैया। ठीक है, राज्य भी बना सकता है और केंद्र भी बना सकता है। तो यहाँ पे तीनों सूचियाँ पढ़ेंगे हम। पहली सूची हम पढ़ते हैं मूल संविधान 97 विषय,
अगर बात करें संघ सूची की तो संघ विषय दिए गए हैं। विषय का मतलब जैसे नागरिकता, जनगणना, विदेश से ऋण लेना, डाक व तार प्रशासन, विदेश, यानी छोटे छोटे जो डिपार्टमेंट आप पढ़ते हो सीधा कहो तो यहाँ पे डिपार्टमेंट की बात की गई, ठीक है ना, अगर हम अपनी भाषा में समझे तो, ठीक है। मूल संविधान जो है ना, मूल संविधान, उसमें इसमें 97 विषय थे, 97 सब्जेक्ट थे, ठीक है ना। और वर्तमान में सब्जेक्ट कितने हैं? 97 हैं, लेकिन ए बी करके 100 हो गए। विषय कितने हो गए? ए बी करके इनकी मात्रा बढ़ गई है, 100 हो गई है, लेकिन विषय अभी तक मैं कहता हूँ 97 ही है, ठीक है ना। गिनती करें तो 97 लास्ट आता है, बस 98 नहीं आता वहाँ पे, 99, 100 नहीं आता। लेकिन 97 ए, 97 बी, 97 सी ऐसे किए जाए हैं। तो विषय कितने हो गए हैं वर्तमान में? 100 हो गए हैं, लेकिन वहाँ से छेड़खानी नहीं की गई, ठीक है। तो आंसर आपको 97 मिल जाए तो 97 पे टिक कर देना, 100 मिल जाए तो 100 पे कर देना, दोनों ही सही मिलेगा। संघ सरकार को कानून बनाने का अधिकार है, यानी केंद्र सरकार, सेंट्रल सरकार इस पे क्या कर सकती है? सेंट्रल गवर्नमेंट इस पे कानून बना सकती है, ठीक है। और ये सारे के सारे राष्ट्रीय महत्व के, यानी राष्ट्र यानी केंद्र यानी संघ, संघ राष्ट्र केंद्र एक ही बात, ठीक है ना। उनके महत्व के विषय, मतलब जनता को देखते हुए भी, अब मान लो किसी देश के साथ दूसरे के साथ संधि करनी है, ठीक है, तो राज्य को तो नहीं कहेंगे भाई राजस्थान है भैया तो जा दूसरे के साथ संधि कर ले, चीन के साथ कोई संधि कर ले, पाकिस्तान के साथ संधि कर ले, ऐसा तो नहीं कहेंगे। तो ये राष्ट्रीय महत्व है, मतलब जिसके अंदर राज्य की दखल अंदाजी संभव ही नहीं है, ठीक है ना। तो वो कौन करता है? राष्ट्र काम करता है। तो राष्ट्रीय महत्व के विषय सारे के सारे इसके अंदर दिए गए हैं संघ सूची में, ठीक है। जैसे रक्षा, रक्षा पे राज्य का अधिकार है क्या? ठीक है ना। बीएसएफ है, सीआईएसएफ है, चाहे आर्मी है, चाहे आपकी एसएसबी है, चाहे अलग अलग प्रकार की सीआरपीएफ है, ठीक है, अलग अलग प्रकार की बटालियन है, मिलिट्री है, पैरा मिलिट्री है, ठीक है। पुलिस, पुलिस क्या है? पुलिस रक्षा का वो हिस्सा नहीं है, वो पुलिस एक अलग डिपार्टमेंट है, वो अंदर का है, ठीक है ना। तो आर्मी वगैरह जैसे रक्षा, ये सारे के सारे, तो इसमें कुछ याद भी कर लेना आप, और वो याद करने की ज़रूरत भी नहीं है, आप थोड़ा सा कॉमन सेंस यूज़ करिए अपना, ठीक है। उसके अंदर रक्षा यानी आर्मी किसके अंडर आती है? सेंटर के अंडर आती है। विदेश, विदेश यानी जितने भी विदेशी प्रोग्राम होते हैं, जितने कार्यक्रम होते हैं, वो कौन करता है? किसी का सीएम गया? आज तक नहीं गया। कौन जाता है? प्रधानमंत्री जाता है, तो वो भी सेंट्रल सरकार के अंडर आते हैं। युद्ध हो गए, युद्ध की घोषणा कौन करेगा? युद्ध खत्म करना है और करना है तो वो सेंट्रल सरकार करेगी। अंतर्राष्ट्रीय संधियां करनी है, जैसे मतलब भारत पाकिस्तान की संधि करनी है, तो वो भी सेंटर करेगी। अणु शक्ति, अणु का मतलब, ठीक है ना, यहाँ पे एटम बम वगैरह की बात हो रही है, ठीक है, एटम बम, हाइड्रोजन बम, इनकी बात हो रही है, तो वो भी किसके पास है? किसी राज्य के पास है क्या? ठीक है ना, नहीं है ना। आयात निर्यात शुल्क यानी आयात निर्यात, एक्सपोर्ट इंपोर्ट, जो आपका जो टैक्स है वो क्या है? किसके अंडर आता है? अब बाहर कोई सामान जाएगा तो सेंट्रल सरकार वसूल करेगी ना, बाहर से कोई सामान आएगा तो सेंट्रल सरकार वसूल करेगी ना, ठीक है। विदेश से कोई आएगा, बीमा, ठीक है ना, बीमा कंपनी कोई भी स्टेट की नहीं है, आपने देखा होगा, सेंट्रल सरकार की सारी LIC वगैरह हो गई। बैंकिंग, बैंक सारे के सारे सेंट्रल सरकार के अंडर में। राजस्थान के न तो हरियाणा के, न राजस्थान के, न पंजाब के, न गुजरात के, किसी के नहीं है, ठीक है। नागरिकता, नागरिकता पर कानून बनाने का अधिकार किसको है? भारत के सब एक नागरिक होंगे, एकल नागरिकता में दी गई है, ये बात हमने पढ़ चुके हैं। तो ये भी सिटीजनशिप जो है आपकी। जनगणना कौन करवाती है? ये करवाती है। विदेशी ऋण, बाहर से कोई ऋण लेना है, कर्जा लेना है दूसरे देशों, तो सेंट्रल सरकार लेगी, राज्य को कौन कर्जा देता है भाई? डाक व तार प्रशासन यानी डाक विभाग जो है या तार प्रशासन है, जो मतलब, ठीक है, तो वो किसके अंडर आते हैं? विदेशी व्यापार किसके अंडर आता है? टेलीफोन किसके अंडर आता है? रेल तो आपको पता ही है सेंटर की है, ये तो सेंट्रल सरकार की है भी, है ना। वायु जल परिवहन, रेल परिवहन, वायु परिवहन, जल परिवहन, ठीक है ना, सारे के सारे जो है वो किसके अंडर आते हैं? संघ सूची के अंडर आते हैं, ठीक है। थोड़ा सा टाइम लगता है, कोई दिक्कत नहीं है, समझ में आना चाहिए, क्योंकि फिर लिखा तो फिर पढ़ा ही है, मैं फ़ोटो खींच के 2 मिनट में कह देता है, स्क्रीनशॉट लेके पढ़ लेना, ठीक है। राज्य सूची, राज्य सूची में मूल जो संविधान था उसमें 66 विषय थे, लेकिन अब 61 विषय हो गए हैं। 3, 4, 5 विषय जो हैं वो निकाल के किसमें
दे दिए गए हैं, संवर्ती सूची में दे दिए गए, यानी उन पर पहले किसका था, राज्य का अधिकार था, अब राज्य और केंद्र दोनों का कानून बनाने का अधिकार हो गया है। तो 66 विषय हैं और अब विषय कितने हो गए, 61 हो गए हैं, क्योंकि जो विषय निकाले हैं वो मैं बताऊंगा, टेंशन मत लेना आप, ठीक है। साधारण स्थिति में विधानमंडल कानून बनाती है, यानी विधानमंडल के अंदर विधानसभा जो है अपनी विधान परिषद है, यानी एमएलए जो है, ठीक है, एमएलसी है, वो कानून बनाते हैं। सामान्य परिस्थिति पर चल रही है, मान लो सामान्य ही है, कोई दिक्कत नहीं है। अगर किसी देश में राष्ट्रपति को, किसी राज्य में राष्ट्रपति शासन लग जाए या देश में राष्ट्रीय आपातकाल की घोषणा हो जाए, ठीक है, वित्तीय आपात, तो उस समय क्या होता है, फिर केंद्र सरकार ही कानून बनाएगी, यानी फिर राज्य सूची पे ही, ठीक है। कुछ विषय ऐसे हैं जिनको छोड़ के लगभग फिर ये किसके अंडर चला जाता है, सेंट्रल सरकार के अंडर चला जाता है। तो ये साधारण मतलब सीधा सीधा कह सकते हो, सामान्यतः तो कानून राज्य सरकार ही बनाती है, विशेष स्थिति के अंदर क्या बनाती है, सेंट्रल सरकार बनाती है। जैसे लोक सेवा हो गई आपकी, ठीक है, पब्लिक सर्विस हो गया, पब्लिक सर्विस कमीशन हो गया, ठीक है, नौकरी वोकरी देना हो सरकारी डिपार्टमेंट के अंदर, स्टेट गवर्नमेंट में जो भी है, ठीक है, तो वो हो गए। कृषि, जो कृषि है उस पर कानून बनाने का अधिकार राज्य सूची को है। पुलिस के ऊपर कानून बनाने का अधिकार है, उसकी व्यवस्था किस प्रकार संभाली जाए, उसकी सैलरी किस प्रकार, वेतन, ये राज्य सरकार को हक है। स्थानीय स्वशासन जो है, स्थानीय स्वशासन का मतलब यहाँ पे पंचायत, नगर पालिका, नगर परिषद, जिला परिषद, वहाँ से रिलेटेड जो भी है राज्य सूची, उस पर कानून बनाने का अधिकार भी। स्वास्थ्य, हेल्थ जो है, हॉस्पिटल कैसे होने चाहिए, जैसे केजरीवाल ने चमका रखे हैं दिल्ली में, तो आपके राज्य के कैसे होने चाहिए, वो भी इसका अधिकार है राज्य का। भू राजस्व, जेल प्रशासन, क्रय विक्रय, ठीक है ना, क्रय विक्रय, ठीक है, और सिंचाई, सिंचाई इन पे राज्य सूची का है, याद कर लेना, थोड़ा सा सोच के आंसर देना, जब भी याद करने की ज़रूरत नहीं, एक बार पढ़ लेना, और जब भी ये क्वेश्चन करो आप तो थोड़ा सा सोच के आंसर देना, बस अपने आप हो जाएगा, क्वेश्चन ठीक हो जाएगा आपका। संवर्ती सूची यानी मूल संविधान है, उसमें तो 47 विषय हैं, मूल संविधान के अंदर कितने विषय हैं, 47 विषय हैं, और अब इसमें 52 विषय हो गए हैं, लेकिन संख्या 47। 52 विषय कैसे हो गए, देखो, यहाँ से आप पढ़ लेना थोड़ा सा यार। देखो, राज्य और केंद्र दोनों का अधिकार है, 47 जो पहले थे, और इसके अंदर कितने जोड़ दिए गए, देखो 5 और जोड़ दिए गए, जो वहाँ से निकाले गए राज्य सूची से वो यहाँ पे डाले गए, तो यानी यहाँ पे विषय बढ़ गए, ठीक है। तो राज्य व केंद्र सरकार दोनों को अधिकार है, वे क्या करेंगे, वो कानून बना सकते हैं। राज्य सरकार का कानून रद्द समझा जाएगा भी, इसके अंदर अगर राज्य सरकार ने कानून बनाया तो उसका कानून जब तक लागू नहीं माना जाएगा जब तक वो सेंट्रल सरकार यानी केंद्र सरकार के कानून के विपरीत हो। यानी किसी कोई, मान लो कोई कानून बना दिया, सेंट्रल सरकार ने कानून बनाया भी शिक्षा के प्रति भी, शिक्षा इस प्रकार से होनी चाहिए, इसकी फीस मतलब 2 रुपये होनी चाहिए 5वीं क्लास की, और उधर से राज्य सरकार ने कानून बनाया 2 रुपये से पार नहीं पड़ेगा, इसकी शिक्षा जो दूसरी क्लास की जो फीस है वो 10 रुपये होनी चाहिए या 25 रुपये होनी चाहिए, तो 2 रुपये के 25 रुपये विपरीत हो गए ना, ठीक है। तो जब तक वो 2 ही रुपये चलेंगे, जब तक केंद्र सरकार इसको बदलाव न करे, ठीक है, तब तक वो कानून रद्द माना जाएगा, राज्य सरकार का 25 वाला। क्लियर हुई बात? ठीक है, तो ये बात आपको समझ। शिक्षा के ऊपर राज्य सरकार केंद्र सरकार दोनों कानून बना सकती है। वन पे, जंगल जो होते हैं उन पे, जंगली जानवर पक्षी का संरक्षण करना है तो वो, नापतोल के विषय में, फौजदारी में, सामाजिक सुरक्षा में, श्रमिक संघ समाचार कारखाना, ठीक है, और विवाह तलाक, इन पे कानून संवर्ती सूची और राज्य, मैं कह रहा हूँ संवर्ती सूची के विषय हैं और इन पे दोनों कानून बना सकती है। एक शिक्षा इंपॉर्टेंट है यहाँ पे, ठीक है। देखो यहाँ पे 4 इंपॉर्टेंट किस प्रकार से, देखो मैं बताता हूँ आपको। एक तो शिक्षा, एक वन, एक जंगली पक्षी उनका संरक्षण और एक नापतोल। ये वो विषय हैं जो राज्य सूची से निकाल कर संवर्ती सूची में डाले गए। ऊपर वाले देखो, शिक्षा, वन, जंगली जानवर व पक्षियों का संरक्षण और नापतोल, ये वो विषय हैं जो राज्य सूची में थे पहले और इनको डालकर कहाँ संवर्ती सूची में डाला गया है। तो ये इंपॉर्टेंट हो जाते हैं शिक्षा,
ठीक है। तो ये इंपॉर्टेंट, शिक्षा, वन, जंगली जानवर व पक्षियों का संरक्षण व नापतोल, ये इंपॉर्टेंट इसलिए हो जाते हैं क्योंकि पहले राज्य सूची में थे और अब इनको निकाल कर संवर्ती सूची में डाला गया है। बस ये तो सूची थी। अब देख लो यहाँ पर एक स्टेट रिलेशन, सेंटर स्टेट रिलेशन जो है वो किस प्रकार से, तो 11 और 12, ठीक है ना, आगे पीछे हो गया क्या। तो आपके संबंध जो है, विधायी संबंध पीछे बताए थे हमने, क्लियर किया था। सेंटर जो आपका केंद्र है और केंद्र और राज्य के किस प्रकार से संबंध है, ये चीज़ें हमें डिस्कस करनी है इस लेक्चर के अंदर। पीछे भी हमने यही किया था। भाग 11 और भाग 12, 245 से 263, 264 से 295, ठीक है। दोनों भाग क्या कहते हैं भी, हमारे देश के अंदर किस प्रकार से केंद्र और एक राज्य एक दूसरे से कनेक्टेड है, ठीक है। संघीय शासन प्रणाली है, आपको पता है संघीय शासन प्रणाली है। और संघीय शासन प्रणाली का मतलब क्या होता है भी, राज्य और केंद्र के अंदर शक्तियों का बंटवारा होता है। इसका मेन उद्देश्य ही यही है, संघीय का मतलब यही है भी राज्य व केंद्र शक्तियों का बंटवारा करता है। ये संघवाद का एक मुख्य लक्षण है, आपको पता होना चाहिए, ठीक है। कनाडा से ग्रहण की गई है, यानी संघीय प्रशासन प्रणाली जो कहाँ से ग्रहण की गई है, कनाडा से ग्रहण की गई है, ठीक है। न्यायिक शक्तियों का कोई बंटवारा नहीं है। यहाँ पर ये बात समझने की कोशिश की है, नोट करके मैंने ये समझाने की है, शक्तियों का बंटवारा है, कोई दिक्कत नहीं है। बाकी सभी कार्यपालिका के अंदर, विधायिका के अंदर, मतलब राज्य के अंदर अलग अपनी विधायिका, जिसको हम विधानमंडल के नाम से जानते हैं, राष्ट्र की एक अलग, ठीक है, विधायिका जिसको हम संसद के नाम से जानते हैं, ठीक है। तो कार्यपालिका अलग है, संसद के वो सेंटर की अलग होती है, राज्य की अलग होती है। लेकिन न्यायपालिका जो है उसके शक्तियों का कोई बंटवारा नहीं है। उसके लिए जो कानून केंद्र के लिए है वही कानून किसके लिए लागू होता है, वो कानून बनते हैं आपके, सज़ा वही होती है, ठीक है। तो न्यायपालिका जिसका सर्वोच्च न्यायालय होता है, ये बात आपको बताई गई है। उसके नीचे हाई कोर्ट, उसके नीचे डिस्ट्रिक्ट कोर्ट, अलग अलग कोर्ट काम करते हैं। तो न्यायपालिका के अंदर सेंटर और उसके अंदर केंद्र के अंदर कोई बंटवारा नहीं किया गया है। क्लियर थी। संघवाद देखो, हमें दो चीज़ देखने को मिलती है, एकात्मक व संघात्मक सरकार है, ठीक है। कहीं संघवाद मिलेगा, कहीं एकात्मक मिलेगा, इस प्रकार से। संघवाद को देखना चाहें हम तो कौन कौन से लक्षण दिखाई देते हैं भी, जो हमारे कानून या संविधान को संघवाद की ओर इशारा करते हैं भी। ये चीज़ जो हमें पढ़ने को मिलती है संघवाद है, इसके कारण हमारा देश हमें नज़र आता है भी संघीय शासन प्रणाली है इसके अंदर। इस प्रकार की बातें हमें पढ़ेंगे। और कौन सी ऐसी बातें हैं जिनमें ये लगता है भी एकात्मक शासक प्रणाली है, एकात्मक प्रशासन है हमारे शरीर के अंदर। शरीर कह रहा हूँ यार, अब साइंस पढ़ाते पढ़ाते भैया वही चीज़ें हैं, जिक्र आ जाता है। तो एकात्मक व संघात्मक सरकार है। एकात्मक का मतलब एक किस प्रकार से भी, राज्य सरकार नाम मात्र की सरकार है और केंद्र सरकार एक ही सरकार है, माने ये किसकी ओर इशारा करती है, एकात्मक जैसे, ठीक है। संघात्मक का मतलब, संघीय का मतलब शक्ति राज्य को भी दी गई है अपने हिसाब से चलने के लिए, और केंद्र के पास भी अपनी अगली शक्ति है। संघात्मक शासन, ठीक है। संघात्मक शासन देखो क्या कहता है संघात्मक शासन, शक्तियां राज्य और केंद्र के बीच में बटी हुई है। आपको भी पता है, हमें भी पता है, हम पढ़ के आए हैं पीछे से। राज्य के अंदर अलग अलग सूचियां बनाई गई, राज्य सूची, संवर्ती सूची और संघ सूची। संघ के पास अलग शक्तियां हैं, ठीक है, राज्य के पास अलग शक्तियां हैं। संवर्ती सूची में राज्य और केंद्र के पास है, दोनों के पास अलग अलग विषय हैं जिन पे वो कानून बना सकते हैं, ठीक है। राज्य स्थानीय महत्व की शक्तियाँ हैं, ठीक है, राज्य के अंदर स्थानीय महत्व की शक्तियाँ हैं, ठीक है, और केंद्र में राष्ट्रीय महत्व की शक्तियाँ। यानी स्थान के अंदर अगर कानून बनाना है, मैंने फिर पहले बता दिया था, तो राज्य के पास शक्तियाँ हैं, और राष्ट्रीय महत्व की शक्तियाँ किसके पास है, केंद्र के पास है। संघ सूची, राज्य सूची, संवर्ती सूची, इससे हमें पता चलता है। क्लियर है। दोहरी शासन प्रणाली है। दोहरी शासन प्रणाली का मतलब क्या हुआ भी, केंद्र सरकार और राज्य सरकार, केंद्र में अलग सरकार है, राज्य अपने अपने राज्यों की अलग सरकार है। तो दोहरी शासन प्रणाली होगी, राज्य सरकार, केंद्र सरकार, दो सरकारें होती है, ठीक है ना।
दो सरकारें होती हैं, तो राज्य सरकार, केंद्र सरकार, दोहरी शासन। द्विसदनीय संसद है। द्विसदनीय का मतलब लोकसभा राज्यसभा, लोकसभा राज्यसभा, लोकसभा राज्यसभा, द्विसदनीय संसद है। तो ये क्या है, संघात्मक की ओर इशारा करने वाले पॉइंट है सारे के सारे, ठीक है। एकात्म और संविधान का सर्वोच्च होना, संविधान मतलब राज्य हो चाहे क्या हो, केंद्र हो, यानी प्रत्येक व्यक्ति को संविधान की पालना करनी पड़ेगी, संविधान का पालन करना पड़ेगा प्रत्येक व्यक्ति को, यानी ये भी संघवाद की ओर इशारा करता है, ठीक है ना। प्रत्येक व्यक्ति, हर एक व्यक्ति संविधान का पालन करेगा। अगर संविधान का पालन नहीं करता है, इसकी अवहेलना करता है, तो उसको दंड दिया जा सकता है। क्लियर हुई बात। न्यायपालिका की स्वतंत्रता, कार्यपालिका से न्यायपालिका बिल्कुल अलग है, ठीक है। कार्यपालिका को कोई हस्तक्षेप नहीं है उसमें, मतलब न्यायपालिका में, क्योंकि कार्यपालिका और न्यायपालिका का अगर दोनों का हस्तक्षेप होता तो यानी इसकी कनेक्टिविटी ज़्यादा होती, तो फिर कार्यपालिका हावी हो जाती न्यायपालिका पर और किसी को न्याय नहीं मिल पाता सही रंग से। और वैसे नॉर्मली देखें तो कहीं ना कहीं तो होगी यार, आप सब जानते हो, ठीक है ना, क्योंकि जिसके पास पावर है ना वो कुछ भी कर सकता है। न्यायपालिका की स्वतंत्रता, न्यायपालिका कार्यपालिका से स्वतंत्र है, ठीक है। न्यायपालिका की सर्वोच्चता, सर्वोच्च न्यायालय हमारा जो केंद्र सेंटर में कह सकते हो आप, दिल्ली के अंदर स्थित है, वो सर्वोच्च है, ठीक है ना, उसकी सर्वोच्चता है। न्यायपालिका की सर्वोच्चता है। अगर आप कोई भी, चाहे मंत्री, एमएलए, एमपी, एमएलसी, कोई भी, लोकसभा का सदस्य, राज्यसभा का सदस्य, कोई भी संविधान को नहीं मानता है तो उसको भी उतना ही दंड दिया जा सकता है। किसी ने कत्ल किया है, चाहे वो देश का प्रधानमंत्री हो, ठीक है ना, और चाहे वो देश का भिखारी हो, कत्ल किया है तो उतनी सज़ा मिलेगी जितनी प्रधानमंत्री को मिलेगी। तो ये सर्वोच्च है, ठीक है। एकात्मक शासन की ओर इशारा करने वाली कौन सी है, कौन से पॉइंट है जो हम देखते हैं। पूर्णतः संघात्मक नहीं है, कुछ एकात्मक की ओर भी इशारा करते हैं, ठीक है ना। एकात्मक शासन प्रणाली पूर्णतः हमारी अगर देखा जाए, अगर कुछ देखा जाए तो पूर्णतः संघात्मक तो नहीं है, ठीक है। कुछ एकात्मक की ओर भी इशारा करने वाले पॉइंट भी हैं। देखें, एक संविधान है देश का, एकात्मक की ओर इशारा करता है भाई, ठीक है। शक्तियों का विभाजन, केंद्र ज़्यादा शक्तिशाली, आपको भी पता ही है, एकात्मक की ओर इशारा करता है, केंद्र के पास ज़्यादा शक्तियां हैं। समवर्ती सूची में भी इसको अधिकार दिया गया है, किसी भी राज्य के ऊपर कोई प्रकार का कानून बना के थोप सकती है, ठीक है, संसद। ये भी है, संविधान संशोधन करना है आपको, ठीक है, तो ये भी कौन करेगा, संविधान संशोधन करना है। तो केंद्र शक्तिशाली, सबको पता है, सेंटर सरकार के आगे राज्य सरकार की नहीं चलती भाई। संविधान संशोधन संसद के पास है, विधानमंडल का कोई रोल है नहीं है इसमें, ठीक है ना। संसद जो लोकसभा राज्यसभा है वही संशोधन कर सकती है। राज्यों को केंद्र से अलग होने का अधिकार ही नहीं है। अब कह दो सेंट्रल सरकार में मैं भारत का हिस्सा नहीं हूँ, मैं राज्य अलग हो रहा हूँ, ऐसा कुछ भी अधिकार नहीं है, ये पता ही आपको, ठीक है। तो भारत में ही सेंटर के नीचे ही काम करेगा राज्य। एकल नागरिकता है, पूरे देश में नागरिकता है, वो भारत का नागरिक है। जैसे अमेरिका के अंदर स्टेट की अलग से है, देश की अलग से, दो दोहरी नागरिकता है। तो हमारे देश के अंदर ऐसा नहीं है, हमारे देश में भारत का ही नागरिक है। किसका नागरिक है, भारत का नागरिक है। बाकी ये नहीं कह सकता मैं हरियाणा का नागरिक हूँ, नागरिक भारत का ही है, वो रहने वाला कहीं का हो सकता है। राज्यपाल की नियुक्ति करना हो, राज्यपाल की नियुक्ति कौन करता है, राष्ट्रपति करता है, तो केंद्र प्रभावी हो गया ना यहाँ पे। अखिल भारतीय सेवाएं हो गई आपकी, ठीक है। एकीकृत न्यायपालिका हो गई, यानी एक ही न्यायपालिका हो गई, एकात्मक की ओर हो गई। आपातकालीन उपबंध हो गए, जैसे 352, 356, 360 अनुच्छेद जो है राष्ट्रपति के द्वारा घोषित लागू किए जाते हैं, ठीक है, पूरे देश पे लागू होते हैं, पता ही आपको। तो वो केंद्र सरकार के अंडर है, राज्य के तो अंडर नहीं है। राज्य सूची पर संसद का अधिकार, राज्य सूची पर भी संसद का अधिकार है। संसद चाहे तो राज्य सूची पर भी कानून बना सकती है एक विशेष परिस्थिति के अंदर। तो ये सारे पॉइंट क्या करते हैं, एकात्मक की ओर इशारा करने वाले हैं। ठीक है, अवशिष्ट विधायी स्थितियाँ, जिन विषयों पर जिक्र तीनों सूची में नहीं है ना, उस पर कानून केंद्र सरकार बनाएगी। कौन बनाएगी, केंद्र सरकार बनाएगी, ठीक है, ये भी याद रख लेना। जिन विषयों पर जिक्र तीनों सूची में नहीं है वे कानून। वित्तीय संबंध, भाग 12 के अंदर 264 से 300 के बीच में दिया गया है। वित्तीय संबंध किस प्रकार से है, देखो, आय व कर के बारे में प्रमुख उल्लेख है।
आय और कर के बारे में प्रमुख उल्लेख जो है वो वित्तीय संबंध के बारे में बताता है। भी किसकी इनकम होगी, कितना खर्चा होगा, कितनी आय होगी, कितनी इनकम होगी, कितने एक्सपेंडिचर होंगे, ये चीज़ें बताते हैं वित्तीय संबंध। वित्त यार, वित्त का मतलब पैसा। अरे पैसा 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 करती है कि पैसे पे तुम मरती है। संघ और राज्य के मध्य कराधान की शक्तियों का उल्लेख है। ठीक है, कराधान का मतलब हो गया किस प्रकार से कर लगा सकते हैं, किस प्रकार, आधान का मतलब है किस प्रकार से कर ग्रहण कर सकते हैं। संघ कौन सा, राज्य कौन सा कर ग्रहण करेगा, यानी टैक्स वसूल करेगा। संघ सूची के 15वां जो विषय है उसके अंदर कर के बारे में दिया गया है। अभी कौन से कर पर अधिकार है संसद का। ठीक है, संसद इस पर कर में क्या कर सकती है, कटौती कर सकती है, बढ़ोतरी। राज्य सूची के 20 विषय में, ठीक है, क्या दिया गया है, राज्य सरकार द्वारा कर वसूलने या कर लगाने की प्रक्रिया के बारे में बताया गया है, इन पर कानून बनाने का बताया गया है। समवर्ती सूची, राज्य व केंद्र दोनों जो इसके अंदर कर के विषय आते हैं वो समवर्ती सूची में राज्य और केंद्र दोनों इस पे क्या कर सकते हैं, कर वसूल सकते हैं। अवशिष्ट विषय, कुछ ऐसे विषय भी हैं जिन पर कानून नहीं बनाया जा सकता राज्य सरकार द्वारा। ठीक है, जो विषय अवशिष्ट विषय किसे कहते हैं, वो विषय हैं, अवशिष्ट विषय वो विषय हैं जो न तो समवर्ती सूची, न राज्य सूची, न संघ सूची, जहाँ किसी में उसका जिक्र नहीं है और उसकी बात आती है तो उस पर कानून संघीय सरकार बनाती है, यानी केंद्र सरकार बनाती है। और केंद्र सरकार ही उन पर लगने वाले टैक्स वगैरह का वसूली करती है। क्लियर हुई। संघ राज्य के बीच राजस्व का विभाजन है, समा शुल्क है, सीमा शुल्क है, निगम कर है, आय कर है, शिक्षा कर है, ये तो संघ सरकार वसूलती है। राज्य सरकार भू राजस्व, विक्रय कर, पत्र कर, भवन कर, ये राज्य सरकार वसूलती है। व्यापार व वाणिज्य संबंध किस प्रकार से, भी किस प्रकार से व्यापार होगा, किस तरीके से वाणिज्य होगा। ठीक है ना, व्यापार वाणिज्य के रूल वगैरह जो हैं वो संबंध बताते हैं। यहाँ से आपको ज़्यादा याद करने की जरूरत नहीं है। भाग 13 बस इतना याद रखना। भाग 13 के अंदर क्या दिया गया है, व्यापार व वाणिज्य। ठीक है, व्यापार व वाणिज्य केंद्र राज्य सरकार के संबंध। ठीक है, भारत की संचित निधि, वाह, अरे वाह, संचित निधि पढ़ डालें क्या, पढ़ ही डालते हैं बस। भारत की संचित निधि हमने संबंध पढ़ लिए। ठीक है, लंबे लेक्चर नहीं रहने वाले, 2 4 5 लेक्चर में आप खत्म कर देंगे सिस्टम यार, बस बहुत तो हो गया। भारत की संचित निधि के बारे में सुना होगा, जैसे राष्ट्रपति का जिक्र किया, भी राष्ट्रपति का वेतन, उपराष्ट्रपति का वेतन संचित निधि से दिया जाता है। हमने जब चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया यानी आपके मुख्य न्यायाधीश जो हमारे सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश थे उनका जिक्र किया या न्यायाधीश का जिक्र किया तो वो संचित निधि पे भारित होते थे। उपराष्ट्रपति, राष्ट्रपति का वेतन हो गया, आयोग के अध्यक्ष हो गए, निर्वाचन आयोग का अध्यक्ष हो गए, तो ये संचित निधि है क्या, इसके बारे में समझना है हमें। ठीक है ना, भारत की जो संचित निधि है ना, इसके अंदर क्या आता है, जैसे भाग 12 के 266 आर्टिकल ए के अंदर जिक्र किया गया है। इसका भाग 12 है आर्टिकल यानी अनुच्छेद 266 ए में संचित निधि का जिक्र है। संचित निधि क्या है, संचित यानी संचय, संचय का मतलब होता है, संचय का मतलब इकट्ठा करना यार, संचय का मतलब इकट्ठा करना। ठीक है, तो संचित निधि के अंदर वो धन देश का इकट्ठा होता है, जैसे टैक्स हो गए सारे के सारे। ठीक है ना, किसी बाहर से ऋण ले लिया हमने, जैसे अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया, किसी से हमने कर्जा ले लिया तो वो संचित निधि में जमा हो जाएगा। ठीक है, राजस्व वसूल लिया, कोई भी टैक्स वगैरह जो है ये राजस्व टैक्स ही है। ठीक है, अन्य कर जिसमें जमा हो उस निधि को संचित निधि कहा जाता है। निधि का मतलब एक 3 पेटियां हैं, राज्य जो केंद्र सरकार है उसके पास 3 पेटी हैं, राज्य सरकार के पास अपनी अलग पेटी है। वो 3 पेटियां मान लो एक बैंक की तरह उनके खाते हैं संचित निधि, जो मतलब संचित निधि राष्ट्रपति के नाम से चलती है। तो उसके अंदर क्या होगा, उसके अंदर कितना धन आएगा, ठीक है, वो जमा होता रहता है, संचय होता रहता है, जरूरत पड़ने पर निकाला जाता है उससे। ठीक है ना, और मेन जो काम है, सरकारी काम करने हैं, कोई काम करने, किसी को सैलरी देनी है, जो इम्पोर्टेंट पद हैं उनको सैलरी देनी है तो संचित निधि से दी जाती है। वो पैसा किसका है, वो पैसा जनता का ही है, जनता के टैक्स के द्वारा आया हुआ है। हो सकता है वो किसी से कर्जा लिया है तो कर्जा कल को चुकाना भी पड़ेगा। ठीक है ना, किसी को कर्जा दिया है तो उसमें ब्याज आ रहा है, मान लो किसी देश को कर्जा दे दिया तो जो ब्याज आएगा ना वो भी इसमें जमा होगा। ठीक है, तो राजस्व वसूलना, ऋण वगैरह, कर वगैरह जिस निधि में जमा होते हैं उसे संचित निधि कहा जाता है, जिसका जिक्र भाग 12 के अंदर किया गया है। और इससे धन निकालना हो तो धन विधेयक की आवश्यकता होती है, जहाँ से धन निकालने के लिए धन विधेयक की आवश्यकता होती है वो भी संचित निधि है। ठीक है,
राष्ट्रपति की पूर्व अनुमति लेनी होती है, आपको पता भी है धन विधेयक में। अब देखो, धन निकालना संसद की अनुमति चाहिए, राष्ट्रपति की पूर्व अनुमति चाहिए, संसद की अनुमति चाहिए। संसद जब बिल पास करेगी, उस विधेयक को पास करेगी, तो ही संचित निधि से धन निकाला जा सकता, नहीं तो उस निधि में जमा हो गया वो पैसा निकाला नहीं जा सकता। ठीक है। केंद्र सरकार के प्रमुख की सैलरी संचित निधि से दी जाती है। यानी यार संचित निधि है ना, उसमें पैसा रहता है, देश के लिए पैसा रहता है, और उसमें जब लोकसभा और राज्यसभा क्या करते हैं, देखो राज्यसभा का कोई खास अधिकार नहीं है, लोकसभा का ज़्यादा अधिकार है इस पर, केंद्र हावी है, लोकसभा में सरकार हावी है, या कह सकते हो। ठीक है। तो इससे पैसा निकालना हो, मान लो ऐसे तो कोई भी चीज़ चाहे जब निकाल के और पता ही ना चले खर्च दिया है, ऐसा नहीं, सभी को पता चलना चाहिए। लोकसभा के अंदर ये बिल पेश होगा पहले, और बिल फिर पास होकर फाइनल जब ये बनेगा तब पैसा निकलेगा, ऐसा पैसा नहीं निकलता। जैसे राष्ट्रपति की सैलरी, उपराष्ट्रपति, ये इंपॉर्टेंट है यार, राष्ट्रपति की सैलरी संचित निधि से, उपराष्ट्रपति की सैलरी संचित निधि से, CJI यानी चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया, आपके सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश जो होते हैं, न्यायमूर्ति जो होते हैं, उनको सैलरी देनी, जस्टिस जो होते हैं यानी अन्य न्यायाधीश जो हैं उनको, ठीक है, और अन्य न्यायाधीश, और आयोग के अध्यक्ष हो गए, आपके निर्वाचन आयोग के अध्यक्ष हो गए, ठीक है, इलेक्शन कमिश्नर जो हैं उनकी सैलरी हो गई, ठीक है, उनका सैलरी वगैरह वगैरह सारी उनसे दी जाती है। लास्ट में एक इम्पोर्टेंट सी बात है, राज्य, वैसे तो राज्य की सैलरी होता है तो राज्य की संचित निधि से जाती है, लेकिन जब रिटायर हो जाते हैं ना वो, ठीक है ना, रिटायर हो जाते हैं तो उनको पेंशन वो भी इसकी संचित निधि से दी जाती है, और राज्य की एक अपनी संचित निधि अलग से होती है। ठीक है, उसके बारे में आपसे नहीं पूछा जा सकता। उसके बाद दूसरी पेटी है जो है आकस्मिक निधि। आकस्मिक निधि का मतलब ये है इमरजेंसी, सीधा कह सकते हो आप, इमरजेंसी, तत्काल, तत्काल में धन निकालना है तो संचित निधि में तो अब जाना है। मान लो युद्ध हो गया, पैसा चाहिए, पैसा 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 पैसा, तो पैसा कहाँ से मिलेगा? अब पैसा संचित निधि के लिए, धन निकालने के लिए संचित निधि में तो पहले राष्ट्रपति से वो करना पड़ेगा, फिर धन विधेयक लेके आना पड़ेगा, फिर लोकसभा में पारित होगा, फिर राज्यसभा में जाएगा 14-15 दिन के लिए, फिर वो पेश होके वापस राष्ट्रपति के पास जाएगा, राष्ट्रपति सिग्नेचर करे, कानून बनेगा, तब धन निकलेगा। और धन आज चाहिए, बताओ कैसे कहाँ से निकाले? तो इसके लिए एक दूसरी निधि बनाई गई है जहाँ से तत्कालीन धन निकाला जा सकता है, राष्ट्रपति, ठीक है, सहमति के बाद संसद की मंजूरी से। ठीक है, पहले तत्काल निकाल लिया, 500 करोड़ तक इसमें जमा रहते हैं, निकाल लिया मान लो, और जैसे ही निकाल लिया तो ये धन जितना यहाँ से निकाला गया है ना, वो धन इसमें वापस जमा होना चाहिए। वो कब? थोड़ा समय लग जाएगा, वो फिर बिल जाता है राष्ट्रपति की, ठीक है, राष्ट्रपति के पास, और बाद में, पहले तो राष्ट्रपति के कहने से निकाल लिया जाता है, लेकिन बाद में संसद की मंजूरी लेके इस धन को जितना निकाला गया था वापस देना पड़ता है, संचित निधि से निकालकर जो आकस्मिक निधि जो है उसके अंदर डालना पड़ता है। 66A के अंदर इसका जिक्र है, दोबारा समझ लो। मतलब धन इमरजेंसी में निकालना हो, तत्कालीन कंडीशन के अंदर निकालना हो, जिस मतलब समय न हो अपने पास, तो क्या किया जाता है, आकस्मिक निधि जो है उनसे धन निकाल लिया जाता है, और बाद में राष्ट्रपति और संसद की मंजूरी से संचित निधि से धन निकालकर वापस इसमें डाल दिया जाता है। यानी ये वो खाता है जिसमें इमरजेंसी से धन निकाल लिया और बाद में धीरे धीरे संचित निधि से कानून वगैरह पास करवा के वापस डाल दिया। यानी इसका कोटा पूरा रहना चाहिए, इसमें पैसे कम नहीं होने चाहिए, बात सीधी सी है। ठीक है, जितना निकाला संचित निधि से यहाँ जमा करो, बस बात खत्म। लोक लेखा निधि यानी पब्लिक अकाउंट कहते हैं इसको। ठीक है, तो ये निधि 266(2) के अंदर दी गई है, और मैं बता दूं ये सार्वजनिक राशियां होती है, जमा होती है। जमा क्या होता है? जैसे आपका एनपीएस कट रहा है, किसी भी कर्मचारी का एनपीएस कट रहा है, किसी का ओपीएस कट रहा है, या किसी का मतलब जीपीएफ कट रहा है, या जिसका कोई बीमा आपने करवा रखा है, जैसे एलआईसी में बीमा करवा रखा है, या कोई सेंटर सरकार के द्वारा बीमा करवा रखा है, या कोई ऐसी स्कीम सेंटर सरकार ने चला रखी है जिसमें आपका पैसा जा रहा है, यानी ऐसा पैसा जो आपको वापस मिलना है, चाहे उसे ब्याज समेत मिले या आपको किसी कंडीशन पे लिया गया है, उसके द्वारा भी आपको 10,000 आज जमा कराते हो। जैसे डाक विभाग के अंदर आपने पैसे जमा करवाए भी, आपको 2 साल के बाद या 10 साल के बाद, आपने जैसे कन्या वाला कोई सेंटर सरकार ने चलाई भी, आज आप जन्म 10,000 जमा कराते हो तो उसकी शादी पे इतने मिलेंगे। तो वो पैसा जो जनता से लिया गया है और जो जनता को वापस लौटाना है,
यानी जनता से लिया गया है और जनता से, जैसे आपने बीमा करवा रखा तो आपको वो बीमे के पैसे वापस मिलेंगे ना कभी, यानी वो पैसा जमा होता है, ठीक है ना। कोई फंड के हो गए, म्यूचुअल फंड के हो गए, तो बचत राशियाँ हो गई, जैसे आपने बचत कर रहे हैं, सेविंग अकाउंट में डाल रहे हैं, तो ऐसी राशियाँ जो जनता से ली गई है लेकिन जनता को वापस भी लौटानी है, उस राशि को, उस खाते को हम क्या कहते हैं, जैसा ऐसा पैसा जमा होता है जो जनता से लिया गया और जनता को लौटाना है, उसको हम पब्लिक अंटाउन, लोगों का पैसा है वो, ठीक है ना, और लोगों को वापस देना है। लोग का मतलब लोग ही होते हैं, लोग का मतलब पब्लिक होती है ना, तो लोक लेखा निधि कहते हैं। तीन पेटियां, तीनों पेटियों के बारे में हमने अच्छे से डिस्कस किया। भारत की संचित निधि यानी जिसके अंदर वो धन जमा होता है जो भारत की आय होती है, भारत की जितनी आय होती है, चाहे भारत ने कर्ज लिया हो किसी देश से, ठीक है, भारत ने किसी को कर्ज दिया हो, उसका ब्याज आ रहा हो, ठीक है, तो वो जमा होता है। आय व्यय, उसके खर्चे, देश के सैलरी वगैरह देनी है अच्छे लोगों को, अच्छे पद जो हैं उनको, वो जो मोटे पद हैं, उच्च पद है, उनको सैलरी भी संचित निधि से जाए। आकस्मिक निधि यानी इमरजेंसी के लिए खाता बनाया गया है। अभी संचित निधि में पैसा निकालने के लिए टाइम लगता है, इसलिए तत्कालीन खर्चे के लिए एक निधि बनाई गई है, उसको हम आकस्मिक निधि कहते हैं। लोक निधि, जो पैसा पब्लिक से आया और पब्लिक को देना है, उसे लोक लेखा निधि कहते हैं। तो ये निधियाँ थी। भारत राज्य, केंद्र के और राज्य के संबंध थे, किस प्रकार से संबंध है, ठीक है, हमने पढ़े। वित्तीय संबंध, विधायी संबंध, ठीक है, तो ये थे आपके। मेरे हिसाब से बात क्लियर हो जाती है सारी की सारी, ठीक है। और बस कुछ थोड़े ही लेक्चर रहते हैं, तो लास्ट समय आ गया है, मज़े करो। आज के लिए फिर इतना ही। अगर ये वीडियो पसंद आई है तो लाइक कमेंट करके बता देना भैया। जय हिंद, जय भारत। मिलते हैं अगली वीडियो के साथ। भगवान आपका भला करे, जल्दी से जल्दी आपको सरकारी नौकरी दे।